हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन लिखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ z अपॉन z बार का मैग्नीट्यूड माइनस z बार इसका होल मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ z, देन प्रूव दैट z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। देन प्रूव दैट z is purely imaginary number। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको स्टार्ट करने के दो तीन तरीके हैं, दो तीन मेथड्स हैं। एक हम अलजेब्रिक फॉर्म का यूज कर सकते हैं, हम उसका भी यूज कर सकते हैं अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो मैं अलजेब्रिक से कर रहा हूं, ठीक है, और तुम लोग सेम क्वेश्चन एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद ट्राई करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। ठीक है, तो मैं अलजेब्रिक फॉर्म में क्या लिख रहा हूं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो फाइनली हमारा होना क्या वाला है, आगे चल के हम इसको इसमें रखेंगे, फिर जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे। अब अगर ऐसा प्रूव करना है z इज प्योरली इमेजिनरी, तो डेफिनेटली क्या आ रहा होगा, x 0 आ रहा होगा और वो आएगा भी सही। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा, चलो इसमें मैं इसको रख देता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज x प्लस आई वाई, डिनोमिनेटर में लिखा है मॉड ऑफ z बार। तो z बार का मॉड क्या होता है, सेम एज z का मैग्नीट्यूड, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई, इसका होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ z, एंड मॉड ऑफ z विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, तो पहले मैंने इस अंदर जो लिखा है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिखा, उसके बाद फिर हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैंने लिखा ये क्या हो गया, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर which is written inside the mod, and let's be write down now imaginary part। तो इधर आएगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा प्लस y, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है जो मॉड के अंदर लिखा है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर विच इज रियल पार्ट ऑफ अंदर वाले का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दिस इज गिवन एज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट वगैरह हटाने के लिए क्या करें, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला, रूट हटाने के लिए आई एम स्क्वायरिंग नाउ। तो मैं नीचे वाला रहने देता हूं, इसको रब कर दिया। अब देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, सिंपली अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं। ठीक है, मैंने बोला स्क्वायर लेने के बाद ये हट जाएगा मेरा स्क्वायर रूट इधर से, और इधर एक बार इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मैं ओपन कर देता हूं ब्रैकेट्स। तो इट इज a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने पहला ब्रैकेट ओपन किया है, ये वाला। अब सिमिलरली ये वाला ब्रैकेट प्लस, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, तो प्लस 2y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर विच इज 1 प्लस इसका स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब बस मोस्ट ऑफ द टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारी। देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक और टर्म कैंसिल हो रही है, देखो ध्यान से देखो, मैंने देखो कौन से टर्म की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों का एडिशन। देखो एक ध्यान से, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 1, दैट 1 विल गेट कैंसिल विद दिस 1। तो मतलब ये दोनों टर्म मिलके 1 होंगी, वो 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विथ इन LHS इज दीज टू टर्म्स, एक तो ये वाली टर्म और एक ये टर्म। तो इसमें से भी मैंने क्या किया, अच्छा एक काम और करते हैं, 2 को और कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, 2 को और कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2 सो दैट थोड़ा कम हो जाएगा हमारा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद वाई स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली यहां से क्या मिला, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर से क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जिसमें x 0 है तो हमारा z क्या आ गया, आई वाई, विच इज नथिंग बट प्योरली इमेजिनरी नंबर, वही हमें प्रूव करना था। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रोसीजरल है, मतलब सिंपल से मैं ऐसे नहीं बोलूंगा एकदम लल्लू क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा है बट प्रोसीजरल है, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हारा टास्क क्या है, योर टास्क इज टू सॉल्व इट यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तुम क्या रखोगे, मैं एक बार बस बता देता हूं स्टार्टिंग में कि तुम रखना z इज इक्वल टू e की मैग्नीट्यूड भी रखना पड़ेगा, तो मैं जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर रहा हूं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म r इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा। जैसे हम x प्लस आई वाई एज्यूम करते हैं वैसे आई कैन एज्यूम कॉम्प्लेक्स नंबर एज r इंटू ई रेज टू पावर आई थीटा, वेयर r विल बी द मैग्नीट्यूड एंड थीटा विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है ना, तो इसको तुम एक बार ट्राई करना है इसके फॉर्म में, और खुद ही सोचना कि प्रूफ दैट में मुझे फाइनली क्या चाहिए, प्रूफ दैट में मुझे क्या चाहिए, थीटा क्या आना चाहिए, थीटा क्या निकल के आना चाहिए, दैट यू हैव टू कंक्लूड। ठीक है ना, फॉर दिस टू बी प्योरली इमेजिनरी व्हाट शुड बी द थीटा। ठीक है ना, तो इसको बताना मुझे सॉल्व करके, ठीक है ना, सेंड करना मुझे व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन विद दिस अप्रोच। ठीक है, चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकाल, चलो लिखो एक क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा है बहुत बट थोड़ा सा नया क्वेश्चन रहेगा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लिखो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दे रखा है, देखना क्या दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये तो हमें पता है रे होता है। ठीक है ना, सिमिलरली सेकंड एक और कर्व दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, और थर्ड दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू पाई इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज 3 फिगर्स। ठीक है ना, दीज 3 कर्व्स। तो स्टार्ट करते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो, एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। पहले मतलब पहला टास्क क्या है हमारा, फोरमोस्ट थिंग इज टू प्लॉट दीज कर्व्स, फिर इन तीनों कर्व द्वारा जो भी एरिया बाउंडेड होगा उसका हम एरिया निकालेंगे। लेट्स से पहले एरिया बाउंडेड होता क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे मैंने बोला एक कर्व मेरा ये है, लेट्स से y इज इक्वल टू f1x, और एक मेरा कर्व है लेट्स से ये y इज इक्वल टू f2x, और तीसरा कर्व है मेरा लेट्स से ये y इज इक्वल टू f3x। तो एरिया बाउंडेड क्या होता है, वैसे एरिया का एक चैप्टर ही आएगा पूरा कैलकुलस में, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व्स, बट अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं वैसे एरिया बाउंडेड क्या होता है। मैंने बोला इनमें कौन सा एरिया है दैट इज बाउंडेड बाय ऑल द 3 कर्व्स, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ उन तीनों कर्व से। तो देखना मैं मार्क शेड कर रहा हूं, दिस इज द एरिया, दिस इज द रीजन या एरिया बोल दो दैट इज बाउंडेड बाय ऑल द 3 कर्व्स। क्यों भाई, देखो ये वाली बाउंड्री है वो f1 है, f1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, f1 से आ रही है, ये वाली जो बाउंड्री है एरिया की ये f2 से आ रही है, और ये वाली जो बाउंड्री है ये f3 से आ रही है। सो दिस इज द बाउंडेड एरिया बिटवीन f1x, f2x एंड f3x। ठीक है ना, चलो तो अब मैंने हिंट दे दिया कि एरिया बाउंडेड क्या होता है। अब बस तुम्हारा टारगेट क्या है कि इन तीनों कर्व को प्लॉट करो, बहुत सिंपल बाउंडेड एरिया आने वाला है, बहुत ही इजी, बट मेन टास्क कहां लगेगा हमें, इन तीनों को प्लॉट करने में। उसमें भी पहला दो तो बहुत ही सिंपल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, इसको कॉपी कर लेना साइड में, ठीक है ना, एरिया बाउंडेड। चलो अब मैं बताता हूं, तो हमें पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट क्या होता है। जैसे जनरलाइज मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस z2, लेट्स से मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, व्हाट इज दिस, बेसिकली z1 माइनस z2 जो वेक्टर होता है, पहली बात तो z1 माइनस z2 क्या होता है, दिस इज अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स z1 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z1। अब ये जो एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन और रियल एक्सिस के साथ, वो ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। क्लियर है? अच्छा, इस बेसिस पे अब मैंने बोला है पहला वाला जो लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो क्या होगा, अगेन इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज अ रे, ठीक है ना, दिस इज अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z2 पॉइंटिंग टुवर्ड्स z1 एंड दैट रे इज मेकिंग एन एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ थीटा। अगर मान लो मैंने इसको थीटा बोला तो, ठीक है। अब मैंने बोला व्हाट इज दिस, तो ये क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ
z माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो क्या बोलूंगा, ये z माइनस 0 जो है, वो जो वेक्टर है वो पाई बाय 3 बना रहा है अपना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, या फिर डायरेक्टली सिंपल हम बोल दें आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला कि दिस इज अ रे, ये जो रे है अगर ये पाई बाय 3 है 60 डिग्री, तो इस रे पे, इस वाले रे पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओरिजिन z माइनस 0, ठीक है, पाई बाय 3 बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ। अब आते हैं इस वाले कर्व पे। तो सिमिलरली अब ये वाला जो रे होगा z माइनस 0 वो क्या बनाएगा 2 पाई बाय 3, तो मेरा कहां आएगा, इट विल बी समवेयर हियर, दिस होल एंगल विल बी 2 पाई बाय 3 दैट इज 120 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला रे क्या हो जाएगा, ये वाला रे। तो मेरे 2 रे तो आ गए, अब एक और रे और बनाना है, तो वही मेन टास्क है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाय 3 इज दिस रे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 2 पाई बाय 3 इज दिस रे। अब मेरे को निकालना आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, तो इसको भी पहले मैंने थोड़ा इस फॉर्म में लिख लिया z माइनस z नॉट फॉर्म में। तो मैंने क्या लिखा, देखो इसको लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ब्रैकेट में लिखा 2 + 2 √3 i। अब ये क्या लिखना, नहीं एक मिनट गलत लिख दिया, z माइनस 2 √3 i, अब करेक्ट है। ये अब लिखा है z माइनस z नॉट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू पाई। अब इसको कैसे रीड करेंगे, z माइनस z नॉट इज सम फिक्स पॉइंट, वो जो वेक्टर है वो पाई बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ। तो देखो सबसे पहला बात 2 + 2 √3i लोकेट करो, तो 2 + 2 √3i जो होगा वो इसी लाइन पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रख के देख लो इसमें, यू विल पुट हियर आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये कितना है 2 + 2 √3 60 डिग्री, मतलब इसी पे कहीं तो लाई करेगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है। अच्छा, तो अब मैंने बोला कि अब मुझे ऐसा रे, इस पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाला एक ऐसा रे बनाना है जो पाई एंगल बना रहा हूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दिस वे, दैट इज, देखना मैं बना रहा हूं ये रेड वाला जो रे बनाया मैंने, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस। क्लियर है। ये जो मेरा पॉइंट है दिस इज 2, 2 √3, 2, 2 √3। क्लियर हुआ। तो बस अब एरिया बाउंडेड क्या हो गया मेरा, ये वाला रीजन, दिस रीजन। अब ये तो एक ट्राइंगल है, उसमें भी ट्राइंगल बहुत स्पेशल है, इक्विलेटरल है। क्यों सर, क्यों इक्विलेटरल है, तो देखो द रीजन इज, ये जो 60 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना हुआ 30, ये 30, तो ये एंगल 60 है, और दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो ये आइसोसेलेस हो गया, और आइसोसेलेस में भी इन दोनों का सम 120 है, तो दोनों 60 60 हो गए। अब दिस इज बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्टली हम कैसे बोलते हैं, √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर। अब साइड लेंथ कैसे आ जाएगी, ये वाला साइड, ये साइड क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, दैट इज √2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z बेसिकली। दिस लेंथ इज नथिंग बट मॉड ऑफ दिस व्हिच इज 4 + 2 √3 का स्क्वायर, मतलब 12। हाँ करेक्ट है, तो व्हिच इज 4, तो बस इधर क्या आएगा √3/4 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 4 √3। So this is the area bounded by these 3 curves। है बेसिक क्वेश्चन, बट छोटी छोटी चीजें यूज हुई हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसको भी स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा एक पार्ट और है, क्योंकि अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ लिया। तो प्रीवियसली मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाया था मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर का, ठीक है, उसको एक और फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो देखो क्या है, मैंने पहले बार रिकॉल करते क्या था, मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, ये हमने 2-4 दिन पहले ड्राइव किया था। दिस इज मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। याद आया कुछ, ठीक है ना। कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इज z इंटू z बार। तो हमने पहले इसको कैसे लिखा, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार, दिस इज इक्वल टू दिस। फिर इस बार को 2 में ब्रेक किया, फिर ओपन किया टर्म्स, तो ये ऐसा है, ठीक है ना। मतलब एक बार तो ये आएगा, फिर ऐसा आएगा z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार, ऐसा कुछ तो आएगा। इसको फिर हमने लिखा था 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। क्लियर है। अब मैंने बोला इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा है, मॉडिफिकेशन मतलब इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख रहा है। तो पहले उसके लिए मैंने z1 और z2 को डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। मैंने लिखा लेट z1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1, तो वो तो मॉड z1 है, इंटू e रेज़ टू पावर i थीटा 1
दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड मॉड z1 है और आर्गुमेंट θ1 है। सिमिलरली z2 को मैंने रखा z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इनटू e की पावर i θ2। तो देखो ये दोनों पार्ट तो अभी भी वही रहेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 क्या होगा, मॉड z1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज मॉड z2 स्क्वायर। अब इस पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए पहले मैंने z1 इंटू z2 बार निकाला, तो z1 इंटू z2 बार, तो पहले z2 बार निकाला, तो z2 बार क्या हो जाएगा मेरा, z2 बार विल बी सिंपली क्या होगा, θ2 को माइनस θ2 से रिप्लेस कर देंगे, मॉड ऑफ z2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आई θ2। अगर ये z है तो ये z2 होता है, ठीक है ना। ये तो हम पढ़े कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, बस थीटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस थीटा से। अच्छा, अब क्या किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मेरा क्या आएगा, z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू ई रेज टू पावर, अब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर आई टाइम्स θ1 माइनस θ2। अब इसको मैंने लिख लिया cos ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2, और इसके बाहर मेरा लिखा है मॉड z1 इंटू मॉड z2। तो अब बेसिकली क्या हो गया, z1 इंटू z2 बार क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 है, और आर्ग्यूमेंट क्या है, θ1 माइनस θ2। तो मैंने बोला इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट हमारा ये वाला पार्ट आएगा, दिस इंटू मॉड z1 z2, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो फाइनली इस वाले पार्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, टू मॉड z1 मॉड z2 इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। तो ये लिख लेना तुम लोग, ठीक है। ये मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हमने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पढ़ा था, तो बट अब हम इसको ऐड कर सकते हैं उधर की जगह, तो मैं फ्रेश अभी नया लिख लो, ठीक है ना। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड z1 मॉड z2 इनटू cos ऑफ θ1 माइनस θ2, where θ1 and θ2 are what, arguments of z1 and z2। क्लियर है। चलो अब इसके बेसिस पे अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है, देखना। क्वेश्चन इज इफ मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, देन प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ, ऐसे लिख लो, देन प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 बाय z2 इज जीरो, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करें, तुम लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। अब तो सामने एक क्वेश्चन लिखी हुई है, सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट लिखा ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा, बस ज्यादा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो अगर ये इसके बराबर है, अब मुझे पता है कि ये चीज तो इसके पूरे बराबर होती है जनरलाइज, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने बोला है ये चीज इसके बराबर है, इसका मतलब दिस हैज टू बी जीरो, दिस मींस दिस हैज टू बी जीरो, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, अगर ऐसा है तब मेरा 2 टाइम्स मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 ये जीरो होगा। अब ये 4 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लिखा है, अब ये 4 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लिखा है, तो जिसमें ये तो जीरो नहीं हो सकता, 2 तो मैग्नीट्यूड ऑफ z1 ये दोनों जीरो नहीं है, तो वी आर लेफ्ट आउट विद दिस थिंग इज जीरो। ये चीज जीरो होगी तभी ये चीज जीरो होगी, और ये चीज जीरो होगी तभी मेरा ये चीज इसके बराबर होगी। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे पता है कॉस ऑफ समथिंग जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, बट मैं आर्गुमेंट के टर्म्स में बोलूं तो आई विल से कि कोई भी एक वैल्यू ले ली, जैसे मैंने लिखा θ1 माइनस θ शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2। यू कैन मेक इट जनरलाइज आल्सो 2n + 1 * पाई बाय 2, बट ठीक है मैंने एक स्पेशल ले लिया, लेट्स से इट इज पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे ये चीज जीरो जाएगी, cos ऑफ पाई बाय 2 जीरो होता है। अब θ1 माइनस θ2 पाई बाय 2 आया, इसका मतलब क्या है। अब हम आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पे आते हैं, थोड़ा समझते हैं इस इक्वेशन को। तो θ1 क्या है मेरा, बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब सुनो, आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी याद है कुछ, मैंने लिखा था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, तो उसी को उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज दिस इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब किसी कॉम्प्लेक्स, अब ये z1 बाय z2 जो है वो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट
π/2 है, तो क्या होगा बेसिकली, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी इसका मतलब क्या है, दैट उसका रियल पार्ट 0 है। ये तो ऐसे बोल लो, चलो ऐसे लिख लो इसको, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये है, तो z1/z2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस z1/z2 इंटू e की पावर i π/2, और e की पावर i π/2 को ओपन करोगे तो cos π/2 प्लस i sin π/2, तो cos π/2 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेसिकली e की पावर i/2। वैसे मैंने शॉर्ट में बताया, इसको याद रखना, i लिखना है, ठीक है ना, शॉर्ट में भी जल्दी बताया, फास्ट कैलकुलेशन, e रेज़ टू पावर i π/2 i, नहीं तो उसको ऐसे लिख लो cos π/2 प्लस i sin π/2, cos π/2 0 हो जाएगा, तो i sin π/2 इज i। तो अब ये क्या लिखा है, mod z1/z2 इज z1 magnitude of z1/z2 which is a real quantity into i which is nothing but a purely imaginary number, तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, 0, ऐसे बोल दो। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोटेशन, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो अगर अभी तक जो पढ़ा है उसका वेटेज इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज। हर साल मतलब ऑल्टरनेट ईयर्स में इसका क्वेश्चन आता ही है, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यूज करके। देखो ओवरऑल जो मेन टॉपिक है ना, अब हमारा रह गया, अभी तक जो था वो बेसिक पार्ट कवर हुआ है, ठीक है ना, अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स देखे वगैरह, बेसिक बहुत छोटी छोटी चीज पढ़ी है। अब एक्चुअल एप्लीकेशन देखेंगे, तो मतलब ये समझ लो आज की क्लास से तुम्हारा मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो मेन कंट्रीब्यूट करेगा तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीखने के लिए तो वो जरूरी था, बिकॉज वो सीखे हुए जो हमने अभी तक पढ़ा आगे का बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, इसलिए वो पहले पढ़ाया गया। बट अब मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लेक्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आएगा कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आएगा nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये तीनों जो टॉपिक हैं, दे आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बने रहना अच्छे से, ठीक है। तो लिखो इधर टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बेसिस पे इलस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो समझने के लिए देखना मैंने क्या किया, लेट्स से दिस इज माय 2D प्लेन, ठीक ना, आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल लो। मैंने कहा लेट्स से ये मेरा कोई तो एक वेक्टर है, लेट्स से z1, ठीक है, और मैंने z1 को मान लिया लेट, पहले समझ रहे हैं, ठीक है ना, बाद में लिखना तुम लोग, लेट z1 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड r मान लिया, और लेट से e रेज़ टू पावर i θ1 मान लो, इसका आर्ग्यूमेंट θ1 है, तो मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को लिख लिया r इंटू e रेज़ टू पावर i, इतना ही लेंथ मान रहा हूं मैं, ठीक है ना, इतना ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेटली ये जो वेक्टर होगा, ये अगर मैं एक्सटेंड करूंगा इसको, तो ये एंगल कितना बनाएगा, θ1, बिकॉज ये वेक्टर अगर इसका आर्ग्यूमेंट θ1 है, तो दिस इज मेकिंग एन एंगल θ1 विद पॉजिटिव रियल एक्सिस। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट किया, अच्छा ऐसे समझ लो, चलो मैंने बोला इस इक्वेशन को मैंने e रेज़ टू पावर i थीटा से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मेरा इधर क्या हो जाएगा, z1 ये हो जाएगा मेरा z1 इंटू e रेज़ टू पावर i थीटा इज इक्वल टू r इंटू e रेज़ टू पावर i थीटा 1 इंटू e रेज़ टू पावर i थीटा, चलो θ2 मान लिया, θ2 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली इधर क्या मिला, r इंटू e रेज़ टू पावर i θ1 प्लस θ2, और इसको मैंने नया कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया, लेट्स से z2। अब हम इसको लोकेट करते हैं, तो देखना क्या हुआ, अब ये जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, यू कैन सी इट इज r ओनली, जो z2 है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, r ही है, केवल फर्क क्या पड़ा, इसका आर्गुमेंट θ1 प्लस θ2 हो गया। अब देखना, अब मैंने बोला इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर ये मैंने बोला ये z2 है, तो फॉरगेट अबाउट z1 एक मिनट के लिए, जस्ट फोकस ऑन z2 इज इक्वल टू दिस, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, एक मिनट के लिए सब कुछ भूल गए जो हमने पहले किया। मैंने बोला z2 इज इक्वल टू ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड r है, तो इसका r था तो इसका भी r है, ये वाली लेंथ भी हमारी r हो गई यहां से यहां तक की, और ये जो वेक्टर है अब कितना एंगल बना रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन θ1 प्लस θ2 विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो ये एंगल मेरा क्या होगा, θ1 प्लस θ2। सुनना ध्यान से एक एक चीज, कैसे मैं जा रहा हूं उस पाथ पे, जो मेरे को अभी डेस्टिनेशन चाहिए ना, तो कैसे कैसे हम मूव कर रहे हैं, एक एक वर्ड सुनना। अब अगर ये θ1 प्लस θ2 है, अब हमें बताया ट्राइंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, अगर ये θ1 प्लस θ2 है, ये θ1 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, θ2, ये θ2 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, θ2। तो फाइनली क्या मिला हमें, देखना अब कंक्लूजन आ रहा है,
e रेज़ टू पावर आई थीटा 2 मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो था Z1 वो थीटा 2 से रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखा, समझ में आया? एक बार और जाते हैं शुरू से। मैंने बोला सबसे पहले हमारे पास था Z1 इज इक्वल टू R इंटू ई रेज़ टू पावर आई थीटा 1, उसको मैंने ई रेज़ टू पावर आई थीटा 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हियर आई विल गेट Z1 इंटू ई रेज़ टू पावर आई थीटा 2 लिखा है, ठीक है ना, थीटा 2, और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब मैंने बोला मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसको मैंने Z2 बोला, और वो आया क्या, R इंटू ई रेज़ टू पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब मैंने बोला फॉरगेट अबाउट जो हमने Z1 माना, एक मिनट के लिए हमने इसको प्लॉट करने की कोशिश की Z2 को, तो Z2 का मैग्नीट्यूड R है और जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो मैंने बोला इस पॉइंट से मैंने Z2 का ये मैग्नीट्यूड R मान लिया, और ये जो रेडियस वेक्टर है ये एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 बना रहा है। फिर ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा 2, इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इफ दिस इज थीटा 2 देन दिस हैज टू बी थीटा 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला हमारा, जब मैंने Z1 को थीटा ई रेज़ टू पावर आई थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, हमारा वेक्टर रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज विद एन एंगल थीटा 2। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ई रेज़ टू पावर आई थीटा को बेसिकली क्या होता है, ये रोटेशनल ऑपरेटर, रोटेशनल ऑपरेटर लिख लो इसको। ई रेज़ टू पावर आई थीटा क्या करता है, रोटेट कर देता है वेक्टर को। लिख लो इसको, पूरा पर लिख लेता हूं, चलो मैं इसको डेफिनेशन पूरा बोल देता हूं। ई रेज़ टू पावर आई थीटा क्या है, रोटेशनल ऑपरेटर which will rotate the vector with which it is being multiplied, with which it is being multiplied। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जिस वेक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया उसको वो रोटेट करेगा। दिस इज अ रोटेशनल ऑपरेटर विच विल रोटेट द वेक्टर विथ विच इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड इन एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एन एंगल थीटा, विथ एन एंगल थीटा। समझ में आया? क्या करेगा, ई रेज़ टू पावर आई थीटा क्या करेगा, सिंपली उस वेक्टर को रोटेट कर देगा थीटा एंगल से, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना? अच्छा, थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज, और अगर थीटा नेगेटिव ले लिया मैंने तो क्लॉकवाइज। ये याद रखना, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री में चलता है। ठीक है, समझ में आया? अभी हम इसका और जनरलाइज फॉर्म देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, बट फॉर टाइम बिंग वीडियो को पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो। अभी इसी का मैं जनरलाइज लेने वाला हूं, ठीक है ना, दैट विल बी मोर यूज। ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिया कि बेसिकली ई रेज़ टू पावर आई थीटा से होता क्या है। बस इतना याद रखो कि ये रोटेशनल ऑपरेटर है, ये रोटेट कर देता है वेक्टर को, मैग्नीट्यूड वगैरह कोई चेंज नहीं करता। देखो ना, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, आर ही रहा, बस उसने क्या किया, सिंपली उस वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अगर मैंने ई रेज़ टू पावर आई थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसने थीटा 2 से इनिशियल वेक्टर को रोटेट कर दिया थीटा 2 एंगल से। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड पे कोई हार्म नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं इसके जनरलाइज फॉर्म पे आ रहा हूं, दैट विल बी मोर यूज्ड इन अवर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। मैंने लिखा जनरलाइज, देखना अब क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक इक्वेशन है, एक बार अगर ये समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन इसके सारे बनेंगे तुमसे, इसलिए बिल्कुल विद कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन लुक इनटू द योर पीसी और मोबाइल, व्हाटएवर यू आर वाचिंग। ठीक है, मैंने लिखा लेट्स से ये मेरा Z1 पॉइंट है, ये मेरा Z2 पॉइंट है, और लेट्स से मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये ले लिया, चलो ये Z3 ले लिया, और इसके बीच में एंगल ले लिया थीटा। अब सुनना, अब जो मैंने दो वेक्टर बनाए उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दिख भी रहा है वेक्टर का, मैंने बनाया भी इसी मकसद से कि मतलब डिफरेंट की डिफरेंट लगे। ठीक है ना, अब मैं इतना बनाता मान लो तो फिर वो लगता दोनों सेम लेंथ के, बट मैं जनरलाइज लिख रहा हूं, मतलब डिफरेंट लेंथ का लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या किया, अब हम इसमें रोटेशन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। कैसे, देखना ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर्स बनाया। यूनिट वेक्टर मैं बना क्यों रहा हूं वो बताऊंगा अभी। यूनिट वेक्टर बनाया मतलब लेट्स से कि इतना लेंथ यूनिट है, यहां से यहां तक का, इस यूनिट वेक्टर को मैं रोटेट करके यहां लेके आ रहा हूं, तो इट रोटेट होके यहां आ जाएगा। सो ये लेंथ कितना होगा,
ये भी मेरा यूनिट लेंथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? इस वेक्टर को मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला पहले मैंने बोला फाइनल वेक्टर क्या होगा, तो देखो ये जो वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा दिस, ये कितना होगा, पहले तो मैंने ये बोला, तो ये होगा, देखो पहले तो मैंने पूरा वेक्टर लिखा Z3 माइनस Z1। अब मैंने बोला इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, Z3 माइनस Z1, एक यूनिट वेक्टर आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। ये जो वेक्टर आया इतना पार्ट, ये लिखा है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। सिमिलरली ये वाला वेक्टर क्या लिखा है, यहां से यहां तक Z2 माइनस Z1, ये तो पूरा वेक्टर होता है यहां से यहां तक का, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम रोटेशन लगा देंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको e रेज़ टू पावर i थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट हमारा इक्वेशन। समझ में आया? देखो मैग्नीट्यूड से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं बिकॉज लेंथ अलग अलग है ना, Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 की, इसलिए आई एम मेकिंग इट लाइक दैट वे, ठीक है ना। तो देखो अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू ई रेज़ टू पावर i थीटा 2 में क्या होता है, ऐसा लिखा है। तो ये क्या करता है, ई रेज़ टू पावर i थीटा Z1 को रोटेट करता है थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमिलरली अब मैंने बोला इस वाले वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूं, ई रेज़ टू पावर i थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये जो वेक्टर है वो रोटेट होके कहां जाएगा, ये वाला वेक्टर, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस। क्या किया मैंने बोला Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1, इस पूरे को मैंने e रेज़ टू पावर i थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल से, और अकॉर्डिंग टू द फिगर वो क्या बन जाएगा हमारा, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है, ये रोटेट करने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं है, तो अभी भी यूनिट वेक्टर है, अभी भी यूनिट वेक्टर रहेगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1, इसका मैग्नीट्यूड। तो बस यही हमारी इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इक्वेशन। रोटेशनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम डिफरेंट फॉर्म में रखेंगे अभी याद करने के लिए। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एक तो ये फॉर्म हो गया जो हम याद रखेंगे, जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा ऐसे। अब मैंने क्या किया, Z2 माइनस Z1 को इसके नीचे लेके आया और ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ऊपर लेके गया, तो दिस कैन बी रिटन एज Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू, इस मैग्नीट्यूड को उधर लेके गया तो ये हो गया मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल इनटू ई रेज़ टू पावर i थीटा। ये हो गया पूरा अपना मेन इक्वेशन, जो बहुत हर एक क्वेश्चन में अगर रोटेशन का क्वेश्चन आता है तो मेनली 90% यही इक्वेशन यूज होगा। है क्या ये, बेसिकली इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूं, देखना सुनना ध्यान से। Z3 माइनस Z1 क्या है, बेसिकली मेरा फाइनल वेक्टर बोल सकता हूं, मतलब ये इनिशियल वेक्टर हुआ, ये फाइनल वेक्टर, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं ऊपर को फाइनल वेक्टर, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया फिर इसी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इनटू ई रेज़ टू पावर i थीटा, where theta is what, included angle between these two vectors, इनिशियल और फाइनल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, तो इसको क्या लिखूंगा, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल किसके बीच में है, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन व्हाट, Z3 माइनस Z1 एंड Z2 माइनस Z1, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, तो इंक्लूडेड एंगल बिटवीन Z3 माइनस Z1 एंड Z2 माइनस Z1, ये हो गया हमारा फाइनल। यही चीज यूज होगी हर बार हर क्वेश्चन में, अभी तुम देखोगे, विल सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही इक्वेशन यूज होने वाली है। तो इसको एकदम अच्छे से समझना, रटना नहीं है, ठीक है ना। रटना है मतलब कहने का मतलब याद तो होना चाहिए बट समझ के, ठीक है ना। और अभी भी अगर मान लो किसी को कुछ इक्का दुक्के पॉइंट में डाउट रह भी गया हो तो डोंट वरी, क्वेश्चन कराऊंगा ना तो 100% एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, तो पहले तो मैं छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस देखते हैं, हम पहले थोड़ा हमारा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए पहले छोटी छोटी चीजें देखते हैं, उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है ना। प्रॉपर क्वेश्चंस में जो जेईई में आते हैं, तो अभी तो मैंने सिंपल ऐसे बोला तुम्हें लिखने के लिए, लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3। लेट्स से मैं इसके अंदर ये 60 है, लेट्स से ये 30 है, तो ये मेरा 90 हो गया। लेट्स से मैं इसके अंदर वो लगाना चाह रहा हूं रोटेशन, कैसे कैसे लगा सकते हैं तो देखना। पहले मैं कैसे कैसे इसमें लगाएं, तो मैंने बोला कि लेट्स से ये एक मेरा वेक्टर है, ये एक मेरा वेक्टर है, तो लेट्स से मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहता हूं विद एन एंगल 60 डिग्री। कहां से कहां जाऊंगा मैं, तो देखो मैंने इसको रोटेट कर रहा हूं ऐसे,
देखना मैं कितने तरीके से लगा सकता हूं, वो अभी हम थोड़ा लगाना सीख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई दैट इक्वेशन, ठीक है ना, फिर प्रॉपर क्वेश्चंस में करेंगे। मैंने बोला इधर से मैं इधर जा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो, फाइनल वेक्टर, तो मैं क्या लिख रहा हूं, Z3 माइनस Z1, दिस इज माय फाइनल वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, Z3 माइनस Z1 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z3 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1, फाइनल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर क्या, किसको स्टार्ट किया हमने रोटेट करना, Z2 माइनस Z1 को, ये वेक्टर Z2 माइनस 1 है, तो Z2 माइनस Z1 इनटू इज इक्वल टू, सॉरी अब क्या करते हैं, इसी का मैग्नीट्यूड, तो इसी को इसके अंदर ये चीज रख दी, इनटू ई रेज़ टू पावर आई, अब मेन आएगा थीटा, देखना ध्यान से। अब मैं इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा था, तो मैं क्लॉकवाइज मूव हुआ या एंटी क्लॉकवाइज, ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, प्लस का आएगा, और एंगल कितना है 60, तो प्लस का π/3। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, मतलब ये हमने कैसे ऑब्टेन की, बाय अप्लाइंग रोटेशन इक्वेशन। क्लियर है, इसे चलो और लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला इसी में अब मैं क्या कर रहा हूं, ये हो गया, मैंने कहा एक दूसरे डायग्राम के हिसाब से, चलो इसी डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से दूसरा कलर यूज करता हूं, इस पे लगाते हैं, चलो मैंने बोला इस पे लगाते हैं, और चलो अब हम क्लॉकवाइज लगाते हैं, लेट मी पुट क्लॉकवाइज, तो मैं इस वेक्टर को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, इस डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी A to Z। अब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो फाइनल वेक्टर मेरा क्या है, Z3 माइनस Z2, तो मैंने लिखा Z3 माइनस Z2 अपॉन इनिशियल वेक्टर, कहां से स्टार्ट किया, Z1 माइनस Z2 से, याद रखना उल्टा भी मत लेना तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इज दिस, एरो पे ध्यान रखना, फाइनल माइनस डेस्टिनेशन, मतलब Z1 माइनस Z2 होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, मैं इसी चीज का मैग्नीट्यूड जो ये चीज लिखी इसका, इनटू ई रेज़ टू पावर आई। अब आते हैं एंगल पे, तो इंक्लूडेड एंगल तो 30 है, बट पॉजिटिव है या नेगेटिव वो मेन चीज है। तो मैंने बोला इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव करते वक्त हम कैसे रोटेट हो रहा है, ये इज माय इनिशियल वेक्टर, दिस इज माय फाइनल वेक्टर, तो मैं कैसे रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज, तो माइनस 30 डिग्री आएगा, तो मतलब माइनस का π/6। आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलो अब एक और लिख लेते हैं, जब इतना कर लिया तो एक बार और, अब इन दोनों वेक्टर्स में लगा के देखते हैं। मैंने बोला इसमें लेट से मैं ये और इस पे लगा रहा हूं, ठीक है, इन दोनों पे लगाते हैं, तो देखना कैसे लगाएंगे। अब लेट से क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले, जो भी लेना है, बट प्लस माइनस थीटा का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने बोला लेट से मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे, अब मैंने बना दिया एरो, तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो पहले तो इनिशियल फाइनल वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर, मैं इस वेक्टर से इसकी तरफ जा रहा हूं, तो फाइनल इज Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 अपॉन इनिशियल वेक्टर Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग इनटू ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा पूरे का, इनटू ई रेज़ टू पावर इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल तो 90 है, बट प्लस लूं या माइनस लूं, ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, तो क्या करूं मैं इसमें, देखता हूं मैं फाइनल की तरफ जाते वक्त मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो आई एम रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो I प्लस π/2 नॉट माइनस। क्लियर हो गया, ये तीनों इक्वेशन परफेक्ट लिखी है हमारी, ठीक है, समझ में आया। चलो अब मैंने एक बार और लिख लेते हैं, जो हमने जनरलाइज रिजल्ट लिखा था, लेट्स से मेरा एक चीज और रह गई उसमें, देखना इधर, ये मैंने लिखा Z1 था, ये Z2 था, ये Z3 था, हम यहां से यहां मूव करें, दिस इज थीटा, तो हमने इक्वेशन कैसे लिखी थी जनरलाइज वाली, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इनटू ई रेज़ टू पावर आई थीटा। अब सुनना ध्यान से, ये क्या है बेसिकली, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेरा दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो किस फॉर्म में लिखा है मेरा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड, तो बेसिकली ये चीज क्या है, ये डब्बा, इसका मैग्नीट्यूड, डब्बा इसका मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 is basically what, theta, and this is nothing but included angle between these two vectors, included angle between Z3 minus Z1 and Z2 माइनस Z1, क्योंकि डायरेक्टली पूछता है वो क्वेश्चन एग्जाम में, अभी हम करने भी वाले हैं एक दो एग्जांपल, वो डायरेक्टली पूछे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ऐसे चार कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, फिर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, देन यू हैव टू सी द इंक्लूडेड एंगल, और वो भी फिर हमें पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बोलना पड़ेगा प्रॉपर, मतलब दिस इज फाइनल वेक्टर, दिस इज इनिशियल वेक्टर, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, दैट वी हैव टू चेक
ठीक, इंक्लूडेड एंगल तो आ जाएगा कि दिख जाएगा तो मैं इंक्लूड एंगल 60 है, बट 60 प्लस का लूं या माइनस का लूं वो डिपेंड करता है इन दोनों में न्यूमरेटर में कौन है। न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको हम फाइनल वेक्टर बोलेंगे, डिनोमिनेटर में लिखा है उसको इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? अभी इसके ऊपर हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये फैक्ट पूरा। ठीक है, चलो तो अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। आज की क्लास में मजा आ जाएगा रियली, मतलब बहुत ही, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय फेवरेट टॉपिक आल्सो इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, आफ्टर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, देखना। पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखो क्या किया, एक फिगर बना रहा हूं मैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसका पार्ट्स लिखेंगे, क्या क्या कैलकुलेट करना है। सो लेट्स से एक स्क्वायर दिया है 2 डायमेंशन में, 2D प्लेन के अंदर, कंसीडर दिस है स्क्वायर, नहीं लग रहा तो मान लिया स्क्वायर है। लेट्स से ये एक वेक्टर, ये पॉइंट है A करस्पॉन्डिंग टू Z1, दिस इज पॉइंट B एंड इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग इज Z2, दिस इज C एंड दिस इज Z3 एंड दिस इज D, दिस इज Z4 एंड दिस इज a स्क्वायर, गिवन है स्क्वायर है वो, गिवन इट इज a स्क्वायर। देन फर्स्ट पार्ट इज फाइंड Z3 minus Z1 upon Z1 minus Z2। एक और क्वेश्चन है क्या? चलो ये लिखो पहले, और एक और लिखिए इसी के अंदर दूसरा पार्ट, फाइंड Z4 in terms of Z1 comma Z2 and also find Z3 in terms of Z1 comma Z2। करो इसको, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो। जो भी अभी सिखाया केवल और केवल प्योर रोटेशन के ऊपर, और कुछ नहीं लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फाइनली, तो हम इस पे फोकस करते हैं। तो पहले सबसे पहला काम क्या होगा, इन वेक्टर्स को मार्क करना। तो मार्क करते हैं, Z3 माइनस Z1 क्या होगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z3 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1। तो दिस इज अ वेक्टर अकॉर्डिंग टू द फिगर, Z3 माइनस Z1 ये होगा। अब आते हैं Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, देखना, Z1 माइनस Z2, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, वो ले लेते हैं ये, बट एक्चुअली Z1 माइनस Z2 क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा Z1। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, दिस इज द सॉरी एक मिनट, हाँ, दिस इज द फाइनल वेक्टर न्यूमरेटर में एंड दिस इज द इनिशियल वेक्टर। तो हमने इस वेक्टर को रोटेट करके इधर लाना है। तो पहले तो मैंने लिखा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2, क्या होता है फाइनल, दिस इज द फाइनल वेक्टर एंड दिस इज इनिशियल वेक्टर IV। पहले तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब मेन पार्ट आता है, वैसे ये भी मेन है क्योंकि इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है हालांकि, बट मोर इंपॉर्टेंट इज e रेज़ टू पावर i थीटा। थीटा क्या लें, तो देखना, मैंने बोला इन दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना इंक्लूडेड है। तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। लेट्स से ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है, तो टेल से टेल मिलाते हैं, फिर ये एंगल बोलते हैं, दिस इज एंगल। लेट्स से अगर मान लो मैंने तुम्हें ऐसे दिया और मैंने मान लो ऐसे दिया, और लेट्स से ये एंगल मैंने लेट्स से 30 डिग्री बोला, तो क्या मैं इसमें 30 डिग्री बोलूंगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेक्टर्स के बीच में एंगल्स क्या बोलते हैं, टेल से टेल या हेड से हेड मिलाते हैं। तो जनरली हम टेल से टेल मिलाते हैं, बाकी सेम आएगा, बट टेल से टेल मिलाया तो इस वेक्टर को मैंने आगे शिफ्ट किया, ये ऐसा है। सो दिस इज द इंक्लूडेड एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर है? तो यही चीज इंपॉर्टेंट है इधर। मैंने बोला Z3 माइनस Z1, दिस इज द फाइनल वेक्टर एंड दिस इज द इनिशियल वेक्टर Z1 माइनस Z2। तो इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल कितना है, तो अब मुझे पता है दिस इज अ स्क्वायर, डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो ये एंगल 45 होगा, तो बचा हुआ ये एंगल कितना होगा, 3π/4। दिस इज π/4, तो 3π/4, तो ये तो हो गया थीटा 3π/4 होगा। प्लस का होगा या माइनस का, वो देख लो कि हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो दिस इज द फाइनल वेक्टर, मैं इधर से स्टार्ट करके ऐसे रोटेट हो रहा हूं, तो ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, तो क्या आएगा, e⁻³ अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पार्ट को भी तुम कॉपी कर लेना। वैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना, टेल से टेल मिला के जो एंगल्स आता है दैट इज द एंगल। अब मैंने बोला ये पार्ट तो ठीक है, e⁻³ 3π/4, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, इसको हम अभी कन्वर्ट करते हैं। मेन टास्क है ये वाला थोड़ा सा। अब Z3 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, जस्ट थिंक इट एक बार सोच के। बेसिकली Z3 माइनस Z1 क्या है, डायगोनल,
और z1 माइनस z2 क्या है, साइड लेंथ। तो अगर साइड लेंथ a होता है, अगर मैंने बोला इफ अगर ये मान लो लेट से a होता है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a, ठीक ना। कोई भी स्क्वायर में अगर मैंने बोला ये a है ये a है, तो ये कितनी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज √2a। तो ये √2a है ये a है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, √2। तो √2 टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस i 3π/4। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब ऑप्शन में हो सकता है वो इस फॉर्म में ना दे, वो अपना एल्जेब्रिक फॉर्म में दे दे। ये अभी जो मेरा लिखा है दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ये अभी मेरा एक्सपोनेंशियल में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं एल्जेब्रिक में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, e रेज़ टू पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, या फिर e रेज़ टू पावर माइनस i थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो मैंने इसको √2 तो ये लिखा है cos ऑफ 3π/4 माइनस i sin 3π/4। तो ये मेरा हो गया √2 टाइम्स cos 3π/4 इज -1/√2, -1/√2, और ये माइनस i और sin 3π/4 इज 1/√2, तो 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद -1 माइनस i। तो देखो कितना सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इट इज -1 माइनस i। क्लियर हुआ। देखो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने बोला क्वेश्चंस कितने भी लगा लोगे, एक बार बस वो चीज क्लियर होना चाहिए, फाइनल अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू e रेज़ टू पावर i थीटा, वही लगाया है बस हमने, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। ठीक है बच्चों, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अभी भी अगर लग रहा है किसी को नहीं अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट 2 पार्ट्स, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई, एक बार करो, और ऑफ कोर्स करना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा, यू शुड ट्राई। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। चलो अब मैंने बोला लेट्स कैलकुलेट सेकंड पार्ट, तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, फिगर को थोड़ा दोबारा क्लीन कर दिया, जैसा ओरिजिनल फिगर था उसको रखा। ठीक है, लेट्स से ये रब किया, चलो मैंने कहा ये मेरा फिगर था। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ए बी और दिस सी। ठीक है, चलो और मैंने बोला Z4 को निकालना है मुझे इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। तो Z3 को एक मिनट के लिए भूल गए कि पिक्चर में है भी, जस्ट फोकस ऑन Z1 Z2 Z4 कैसे आ सकता है। तो देखो Z1 Z3 को भूल गए तो कोई नहीं, ये दो वेक्टर्स ले लो, सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे मूव करता हूं, एक मिनट, ऐसे क्लॉकवाइज एंगल से 90 डिग्री, तो मुझको Z4 मिल जाएगा। तो मैंने बोला इन दोनों वेक्टर्स में इक्वेशन लगा दे, बहुत सिंपल, एक ही लाइन की इक्वेशन, एक लाइन में आ जाएगा। मैंने कहा फाइनल वेक्टर इज Z4 माइनस Z1, ये वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर दैट इज Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू इन दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो इनटू e रेज़ टू पावर। अब आएगा मेन, थीटा क्या लूं, ऑफ कोर्स π/2 तो होगा, बट प्लस का कि माइनस का। तो अब देखो हम फाइनल वेक्टर की तरफ मूव यहां जाना है, इनिशियल में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो I π/2। तो फाइनली मेरा क्या है, Z4 माइनस Z1 इज इक्वल टू, अब ये जो है दोनों साइड लेंथ है स्क्वायर की, तो साइड तो बराबर होती है स्क्वायर की, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस रेशियो इज 1। तो फाइनली अब Z2 माइनस Z1 उधर लेके गया, Z2 माइनस Z1 इंटू, अब e रेज़ टू पावर i π/2 को मैंने बोला फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद रखो इट इज i, नहीं तो वैसे लिख सकते हैं cos π/2 प्लस i sin π/2 विच इज फर्दर इक्वल्स टू i ओनली। तो मैंने लिखा i, तो इधर से मेरा क्या आ गया, Z4 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू i। सो ये आ गया हमारा Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, Z1 को एक साथ लिख लिया तो Z1 के साथ आ जाएगा 1 माइनस i प्लस Z2i, ऐसे लिख लो, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शन में क्या है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो अब तुम Z3 वाला निकालोगे, Z3 को निकालो इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2। अब तो सेम चीज, बस मैग्नीट्यूड वाला पार्ट फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, अब तुम निकालो Z3 को इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। अब क्या करो, Z4 को भूल गए, अब पिक्चर में देखो केवल Z1 Z2 Z3 कैसे आ सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, यू कैन कॉपी दिस पार्ट। ठीक है, मैंने बोला जस्ट फोकस ऑन Z1 Z2 Z3, तो इसको मिटा दिया मैंने कहा ये हटाओ, इसको भी हटा दिया, इसको भी, ओरिजिनल फिगर ये। अब फोकस ऑन Z1 Z2 Z3, तो मेरा कौन कौन से वेक्टर आएंगे, एक तो ये वाला वेक्टर और एक ये वेक्टर। अब मैंने बोला चलो हम Z3 ऐसे मूव कर रहे हैं, लेट्स से वी आर मूविंग लाइक दैट वे। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उल्टा भी ऐसे ही मूव कर सकते हो, वो तो हमारे ऊपर है कैसे भी करना है। हाँ, फिर वो अकॉर्डिंगली इक्वेशन विल चेंज, मतलब आयोटा वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, e रेज़ टू पावर आयोटा।
ठीक है, तो मैंने बोला इसको क्या लिखूं, फाइनल वेक्टर इज z3 माइनस z1 अपॉन इनिशियल वेक्टर इज z2 माइनस z1 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इनटू e रेज़ टू पावर। अब आते हैं थीटा पे, तो मैंने बोला थीटा क्या लेंगे, अब अगेन ये एंगल कितना है 45 डिग्री π/4, तो अब मैं फाइनल की तरफ मूव कर रहा हूं इनिशियल से, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं 45 डिग्री से, तो e रेज़ टू पावर i π/4। अब अगेन अब मेन टास्क क्या हो गया, ये वाला मैग्नीट्यूड निकालना। अब अगेन ये क्या होगा, ये ऐसे लिखा है z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो ये तो लिखा है डायगोनल की लेंथ और ये लिखा है साइड लेंथ, तो ये a है ये √2 है, तो रेशियो क्या हो गया √2, तो इसको हटा के आई कैन राइट एज √2 टाइम्स। तो फाइनली z3 माइनस z1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स, एक तो z2 माइनस z1 इंटू e रेज़ टू पावर i π/4 विच इज 1/√2 cos π/4 प्लस i sin π/4 1/√2। तो फाइनली यू आर गेटिंग z3 इज इक्वल टू z1 प्लस ये पूरा कंप्लीट थिंग, तो आ गया z3 इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। क्लियर है, अब वो कैसे भी पूछ सकता है, मतलब फाइनल z2 z3 z4, मतलब z3 निकालो z2 z4 के टर्म्स में, यू कैन प्ले विद इट, मतलब आराम से एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तब तुम किसी भी z को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बाकी बचे हुए दो के टर्म्स में लिख सकते हो, तीनों की जरूरत ही नहीं है, वो हमने देख लिया इधर से। क्या बोला दोबारा, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ अदर टू कॉम्प्लेक्स नंबर अकॉर्डिंग, अगर ये स्क्वायर है तो ये फैक्ट यूज करके। क्लियर, चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इसको कॉपी कर लो, मजेदार क्वेश्चन है ये भी, अभी जो मैं कराने वाला हूं, बने रहना। चलो तो क्वेश्चन है, राइट डाउन, लेट एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, और डायग्राम, चलो डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम दिया है इसने, लेट से दिस इज द ट्रायंगल ए है वर्टेक्स z1, दिस इज b z2 एंड c z3, ठीक है। लेट एबीसी ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो लिख लो इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट, ये क्या लिखा है इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू ऑर्थो सेंटर इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू ऑर्थो सेंटर इन टर्म्स, अच्छा एक मिनट के लिए, अगर मान लो मैं इतना ही पार्ट दिया था, एक सेकंड के लिए हटा दिया, एक मिनट सोचा, मान लो ये हट गया होता, मैंने बोला फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू ऑर्थो सेंटर, तो ये तो बच्चों टाइप हो गया ना। ऑर्थो सेंटर क्या होगा, सेम एज सेंट्रोइड, बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ऑल थ्री कोइंसाइड, सो सेंट्रोइड के लिए क्या होता है z1 प्लस z2 प्लस z3/3। मैंने बोला अगर इतना पार्ट होता क्वेश्चन का, अभी मैं इन टर्म्स ऑफ नहीं ऐड कर रहा हूं, अगर इतने पार्ट के लिए आई विल टेल आंसर इज सिंपली z1 प्लस z2 प्लस z3/3। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सेंट्रोइड जो होगा विल बी सेम एज द ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर मैंने बोला सेंट्रोइड की सेम होगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या पता है z1 प्लस z2 प्लस z3/3 होता है, बट इसने क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2, इन टर्म्स ऑफ z1, z2, तो मुझे z3 नहीं चाहिए पिक्चर में, तो करे कैसे, तो ऑफ कोर्स ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा z करस्पॉन्डिंग टू ऑर्थो सेंटर इज z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ये तो लगेगा ही लगेगा। अब क्या करें, हमें इधर से z3 हटाना है, मेरा टारगेट क्या है, आई हैव टू फाइंड सेंट्रोइड का, सॉरी सेंट्रोइड मतलब ऑर्थो सेंटर का, बट इट विल बी सेम एज सेंट्रोइड बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो बस मुझे इसको क्या करना है, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, मुझे z3 चाहिए इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2 सो दैट आई कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर, तो फाइनली क्या निकालना है मुझे, दिस इन टर्म्स ऑफ z1, z2, तो मैं क्या होगा, एक बार z3 आ गया मेरा z1 z2 के टर्म्स में, वो मैं इधर प्लग कर दूंगा, तो फाइनली मुझे ऑर्थो सेंटर दैट विल बी द सेंट्रोइड आ जाएगा z1 और z2 के टर्म्स में। हो गया बस क्लियर है ना, सिंपल हो गया। तो अब निकालते हैं, मेरा टास्क है z3 निकालना, तो z3 निकालने के लिए क्या करें, देखो एक काम करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, लेट से इधर, चलो एक काम करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, उल्टा करते हैं इस बार। देखो कोशिश करना, जब भी तुम रोटेट कर रहे हो ना, जो चीज निकालनी हो उसको फाइनल बनाने की कोशिश करो, थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा, बताऊंगा क्यों कम होगा, ठीक है ना, बट फॉर टाइम में एक मिनट के लिए मान लिया ये, मैंने कहा जो चीज निकालनी है ना, जो चीज निकालनी है
मुझे Z3 निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2, तो कोशिश करूंगा कि Z3 क्या हो कि LHS में आए, सो दैट इधर क्लीन है ना, इधर E की पावर से मल्टीप्लाई नहीं है कोई टर्म्स, तो मेरा डायरेक्टली Z3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको फाइनल वेक्टर माना, तो फाइनल Z3 माइनस Z2 अपॉन इनिशियल Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू इनटू ई रेज़ टू पावर आयोटा। अब थीटा क्या लूं मैं, तो अब मैं फाइनल मेरा ये है, इनिशियल मेरा ये है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ क्लॉकवाइज विद एन एंगल 60 डिग्री बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो e की पावर माइनस आई पाई बाय 3। तो बस अब मेरा आ गया z। अब देखो मैं इसलिए बोल रहा था फाइनल Z3 माइनस, अब खुद सोचो एक मिनट, चलो हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे, तुम खुद सोच देखोगे कि हाँ सर सही बोल रहे थे कि क्यों मैंने बोला कि फाइनल वाले को हमेशा जो निकालना है उसको फाइनल मानो। द रीजन इज, अब एक मिनट के लिए पहले मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो ये हो गया Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, दोनों साइड लाइन दोनों रेशियो बराबर, दोनों बराबर है तो मैग्नीट्यूड का रेशियो 1 होगा, तो इट इज बेसिकली Z1 माइनस Z2 इंटू ई की पावर माइनस आई पाई बाय 3। तो मेरा ये आ गया, ठीक है ना। तो Z2 को उधर लेके गए, चलो उधर लेके गए, तो Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस दिस, ये आ गया मेरा Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2, वो मैं इधर रख दूंगा, तो मेरा फाइनली ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। बट अब खुद सोचो, अगर मान लो मैंने फाइनल वेक्टर इसको मानता, एक मिनट के लिए मैंने बोला अगर मैं इसको फाइनल मानता तो क्या लिखता, Z1 माइनस Z2 अपॉन इनिशियल Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू वही मैग्नीट्यूड इनटू ई की पावर आयोटा। अब फाइनल इसको मान रहा हूं, इनिशियल से फाइनल पाई बाय 3, तो ई की पावर आई पाई बाय 3। अब बेसिकली हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है, दिक्कत वैसे इधर भी ऐसा कुछ नहीं, इधर से ही आ जाएगी वो इक्वेशन। अभी तो क्या है, चलो ये मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ी, अब तुम इसको इधर लेके जाओगे, फिर Z3 जो निकालना है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो बट इधर देखो ना, इधर Z3 जो है वो क्लीन आ रहा है ना, कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इसलिए मैंने रीजन बोला था। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फाइनली क्या करो, इसको इधर रख दो, या तो क्या करो पहले इसको प्रॉपर उसमें कन्वर्ट कर लो, इसको cos थीटा प्लस माइनस आई sin थीटा लिख के उसके बाद रख दो, बट उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, उसने सिंपली इतना बोला कि वी हैव टू फाइंड ऑर्थो सेंटर इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2, तो बस इसको इधर डायरेक्टली रख सकते हैं। वो ऑप्शन में डिपेंड करता है, अगर मान लो ऑप्शन ऐसा हो कि उसने ई की टर्म्स में नहीं दिया, आयोटा वगैरह दिया है, मतलब अलजेब्रिक फॉर्म यूज किया है, तो इसको पहले तुम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें अलजेब्रिक फॉर्म में, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब इसको एक और मेथड से करते हैं, इसको एक और मेथड से करते हैं, तो उसको करने के लिए मैं इसको रब करूंगा, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। मैंने बोला मेथड क्या है, मेथड क्या है, तो देखा बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि सेंट्रोइड जो होता है वो बेसिकली मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं, मैंने बोला ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज भी होती है। लेट्स से ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, जनरलाइज मैं बोल रहा हूं, इसके लिए इक्विलेटरल के लिए तो खैर सभी चीजें मतलब सिंपल हो जाती हैं। मैंने बोला ये लेट्स से ट्राइंगल ABC है और इधर से मैंने मीडियन ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज द मीडियन, दिस इज द मीडियन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज G, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड लाइन तो बराबर होती है, सिमिलरली ये दोनों बराबर होती है, अगर मीडियन है तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। अब मैंने बोला कि ये जो रेशियो होता है ना AG इज टू GH, लेट्स से ये मैंने D बोल दिया GD, ये 2:1 होता है। मैंने बोला AG अपॉन GD दिस इज इक्वल टू 2, ये होता है हर एक ट्राइंगल के लिए, तो ऑफ कोर्स इक्विलेटरल के लिए भी होगा। तो ये फैक्ट यूज करके अब हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो इससे क्या होगा ना, हमारा बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, पहले मैंने अलग से ट्राइंगल बना लिया, लेट्स से दिस इज द माय ट्राइंगल, ये मेरा वर्टेक्स A है जिसका Z1 B कोलन Z2 एंड C कोलन Z3। फिर मैंने अब ट्राइंगल है इक्विलेटरल, तो इधर तो सबको सेम होता है, सबको सेम से मेरा मतलब ऑल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट, एवरीथिंग इज सेम। सो दिस इज द सेंट्रोइड, लेट्स से दिस पॉइंट इज G। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, G के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो मैं कौन से दो वेक्टर ले रहा हूं, देखना, एक तो मैंने ये वेक्टर लिया और एक मैंने ये वेक्टर लिया, यहां तक का बस। देखना कैसे लिख रहा हूं मैं इक्वेशन, इसको इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया ZG। तो देखना ये वाला AG वेक्टर क्या हो जाएगा, ZG माइनस Z1 फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ZG माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू ई रेज टू पावर
अब क्या लू थीटा, तो देखो ये मेरा फाइनल है, तो मैं एक आएगा तो प्लस का, बिकॉज मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, बट पूरा 60 है, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर का काम भी करता है, ऑल्टीट्यूड का भी काम करता है इक्विलेटरल के लिए, तो दिस एंगल विल बी π/6, तो आ जाएगा e⁻⁴ π/6। अब मेरा केवल और केवल टास्क क्या है, देखो इधर से ZG आ जाएगा, Z1 Z2 इन सबके टर्म्स में, Z3 इन्वॉल्व ही नहीं किया हमने। अब मेरा टास्क केवल इसका रेशियो निकालना है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी मुझे। अब ये फैक्ट यूज करेगा 2:1 वाला, ये 2:1 है। उसके लिए मैंने क्या किया, देखो Z2 - Z1 जो साइड लेंथ है, लेट्स से ये A है, मैंने बोला AB जो है, AB का जो लेंथ है दैट इज स्मॉल है, 1 मिनट के लिए सुनना, तो AD कितना होगा, हाइट क्या होगा ट्राइंगल की, ये 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा A sin 60, मैंने बोला AD विल बी A sin 60 विच इज नथिंग बट A √3/2। अब AD आ गया, अब AD का अगर मैंने बोला AG जो है वो ये ट्वाइस है इस पार्ट का, तो आई कैन राइट AG विल बी, सुनना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट, AG विल बी 2/3 ऑफ AD। क्या लिख रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं फिर तुम सोचो, AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, वेरी इंपॉर्टेंट, AG इज 2/3, 2/3 है ना, 2/3 ऑफ दिस पूरा, अगर पूरा x है, पूरा x है तो ये 2x/3 है, अगर टोटल लेंथ 3 है तो ये 2 होगा, ये अगर पूरा 3x है तो ये 2x होगा, तो दिस इज 2/3 टाइम्स AD। अब AD को ऊपर से रखा इधर से उठा के, तो क्या बेसिकली निकाल क्या रहा हूं, मकसद क्या है वो सुनो, AG को निकालना है इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल, सो दैट ये रेशियो आ जाए मेरे पास। क्या निकालना है, AG इन टर्म्स ऑफ स्मॉल है। और वैसे मैं आगे चल के हम इसको बोलता भी हूं, इस रिजल्ट को मेमोराइज करना, ठीक है ना। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया एक तो √3/4a², एक हाइट √3a/2 और एक AG दैट इज 2/3 ऑफ AD, और आप निकाल रहे हैं 2/3 ऑफ A √3/2 विच विल बी A/√3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी ऐसे याद रखना है तुम्हें फास्ट कैलकुलेशन के लिए। क्या बोला, AG जो होगा दैट विल बी A/√3 वेयर A इज साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फाइनली अब मेरे को ZG - Z1, अगर मैंने बोला साइड लेंथ दैट इज Z2 - Z1, अगर डिनोमिनेटर मेरा A है तो न्यूमरेटर क्या है, ZG - Z1 दैट इज A/√3, तो फाइनली इनका रेशियो क्या आ गया, 1/√3। तो दिस ये Z2 - Z1 को उधर लेके जाओ, तो फाइनली मेरा क्या आया, ZG - Z1 इज इक्वल टू Z2 - Z1 इंटू 1/√3 इंटू e⁻⁴ π/6। तो फाइनली ZG इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 - Z1 इंटू 1/√3 इंटू, और इसको लिख लो cos π/6 विच इज √3/2 प्लस I sin π/6, तो I π/1/2। तो दिस इज द आंसर। अब तुम जैसे ऑप्शन में दिया अकॉर्डिंगली वी कैन रीअरेंज द टर्म्स। क्लियर हुआ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी तक जो भी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब तुम्हारा टास्क क्या होगा कि ये चीज, और हमने जो ओरिजिनल लिखा था अभी, इसका एक ओरिजिनल मींस पहला मेथड देखा था Z1 + Z2 + Z3/3, वो दोनों आंसर तुम मैच करोगे, अगर करेक्ट आ रहा है या नहीं दैट यू हैव टू टेल, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और है इसका, एक छोटा सा पार्ट, उसके बाद एंड अप करते हैं। मैंने बोला एक छोटा सा और इसमें एक और पार्ट लिख लेते हैं। मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ, एक छोटा सा पार्ट और है, Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z3, सिंपल इतना सा पार्ट है। मैंने बोला इसका आंसर क्या होगा, एक बार सोचो वीडियो पॉज करके, Z3 - Z1, तो मैंने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 ये क्या होता है बेसिकली, इंक्लूडेड एंगल किन किन के बीच में, Z3 - Z1 और Z2 - Z3 के बीच में। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, उन दोनों वेक्टर्स को लोकेट किया, तो Z3 - Z1 क्या होगा, Z3 - Z1 विल बी दिस वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Z3। मैंने लिखा Z2 - Z3 क्या होगा, Z2 - Z3 विल बी दिस वेक्टर। अब ये क्या लूं, तो मैंने क्या बताया, कोई भी वेक्टर के बीच में एंगल निकालते तो क्या करते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया तो मेरा ये हो गया। तो बेसिकली ये एंगल की बात चल रही है, और ये π/3 है, तो ये कितना हो गया 2π/3। तो मैं क्या बोलूं अभी, लेकिन 2π/3 नहीं बोलूंगा, पहले मैं कंफर्म करूंगा कि फाइनल, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाके मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज। अकॉर्डिंगली आई विल गिव द आंसर एज 2π/3 और -2π/3। तो अब देखो मैंने Z3 - Z1 ऊपर लिखा है, मतलब वो फाइनल वेक्टर है, तो दिस इज माय फाइनल वेक्टर,
एंड z2 माइनस z3 इज माई इनिशियल वेक्टर, तो मैं ऐसे रोटेट करूंगा विच इज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलो फिर दैट्स इट आज के लिए, और अगर कोई भी डाउट आता है किसी प्रकार का बिल्कुल पूछना है आज, और आज लेक्चर देखने के टाइम ही पूछना है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर इसको मैंने ऐसे सोचा, यू आर मोस्ट वेलकम। और जो भी तुम्हारे क्वेरीज हैं या सजेशंस हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट, थैंक यू।